गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एक्टिविटी किए थे। हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी किए थे। तो ये लास्ट एक्टिविटी हम लोगों ने क्या किया था कि एक प्राइमरी कॉइल थी, इस प्राइमरी कॉइल को बैटरी से स्विच से और एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया था। रियोस्टेट क्या करता है, सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करता है। और एक सेकेंडरी कॉइल लिया था, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था। हमने क्या देखा था कि जब हम सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की घटने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। मतलब ये हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा से क्या होगा, करंट चेंज होगी। तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला था, दो एक्टिविटी किया था, एक बिना उसके रियोस्टेट की किया था। तो स्विच ऑफ और ऑन करने से जो है वो करंट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, यानी कि करंट फ्लो कर रही थी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से कंफ्यूजन ये निकलता है कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करेगी, यानी कि एक करंट इंड्यूस होगी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने बार मैग्नेट की एक्टिविटी किया था तो उससे क्या कंक्लूजन निकला था कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉइल देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये दोनों चीज में क्या रिलेशन है, ये नहीं बात समझ में आ रही है। एक तरफ तो करंट को चेंज कर रहे हैं तब करंट इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में, दूसरी तरफ अगर एक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है तो करंट इंड्यूस हो रही है। दोनों वजह से करंट इंड्यूस हो रही है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं कि दोनों एक ही बातें हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। हो क्या रहा है, करंट के चेंज होने से का मतलब क्या होगा। अगर हम करंट की बात करें तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता कर ही चुके हैं कि करंट जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर ये प्राइमरी कॉइल है तो ये एक प्रकार का क्या है, मैग्नेट है। और अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो ये एक मैग्नेट है और ये एक कॉइल है। एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नंबर 1, एक बार मैग्नेट और एक कॉइल। इसको हम प्राइमरी कॉइल नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक बार मैग्नेट कह सकते हैं। ठीक है। अगर ये बार मैग्नेट है तो करंट की चेंज, अगर बार मैग्नेटिक फील्ड है तो जो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। और नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स पर लेंथ, ये हमने बताया था, इस पर डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो सेम है। तो हम बात करते हैं करंट की। तो करंट को अगर हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। ठीक। अच्छा, करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फिर बार मैग्नेट की। अगर हम बार मैग्नेट को मूव कराते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, अगर ये बार मैग्नेट होता, मान लीजिए इधर एक बार मैग्नेट रखते हैं तो ये नॉर्थ पोल है, अगर हम इसको इधर मूव कराएंगे तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम इसको मूव कराएंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो चेंज। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, दोनों जा रही है नहीं जा रही है। तो अगर हम बार मैग्नेट को मूव कराएं या इस मैग्नेट को रोक कर इस कॉइल को मूव कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे क्रॉस हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पर डिपेंड करती है।
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और इस वजह से करंट इंड्यूस हो रही है। तो पहले जो 4 एक्टिविटी हमने की थी बार मैग्नेट को मूव कराने की, तो उस एक्टिविटी से ये बात हम सीधी सीधी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द कॉइल चेंजेस देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्राइमरी कॉइल में। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब इसे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन की तरफ फिंगर को कर करो, थंब क्या होगा, नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। तो अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है, अगर हम करंट को चेंज करेंगे, या तो स्विच को बंद करते समय करंट चेंज होगी थोड़ी देर के लिए, या स्विच ओपन करते समय करंट चेंज होगी थोड़ी देर के लिए, या रियोस्टैट से रेजिस्टेंस को बदलेंगे तो करंट चेंज होगी। करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी अगर इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से कर रही है। तो जितनी भी एक्सपेरिमेंट की वो एक ही कंफ्यूजन निकाल रहा है। क्या कर रहा है, एक ही कंफ्यूजन निकाल रहा है। चाहे हम करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल ले लें, चाहे हम बार मैग्नेट ले लें, बात तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है। और वो ये है कि किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस हो रही है वो चेंज होगी तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट इंड्यूस होगी। तो इसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फैराडे ने एक अपना लॉ दिया और वो उसको बोलेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, तो क्या बताया था उसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? वो ये बताया था कि इफ, लिख लो इसको, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग the coil changes, then potential difference is induced in the coil. Potential difference induced in the coil. Due to this, current flows in the coil. This current is called induced current. तो ये कंफ्यूजन फैराडे ने निकाल लिया। अच्छा, क्लियर हो गया बात? अब एक बात और है, वो ये है कि डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में हो रहा है वो कभी लेफ्ट साइड हो रहा है और किसी कंडीशन में क्या हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो कब करंट की डायरेक्शन कब कैसे फ्लो करेगी ये हमको पता लगाना है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे लेंज, उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ नेचर का लॉ है, लेंजेस लॉ। इन्होंने करंट की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में बात कही थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड करंट फ्लोज in the coil such that it opposes the cause in which it is produced. In which it is produced. बात समझ में आई? पहले लिख लो, उसके बाद और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिख लो, according to Lenge's law, current flows in the coil. Sorry, according to Lenge's law, induced current flow in the coil such that it opposes the cause in which it is produced. It opposes the cause in which it is produced. ठीक?
चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अच्छा, अब ये एक कॉइल है, यहाँ इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इस नॉर्थ पोल को इधर मूव कराएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। अब हमको जानना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लेंजेस लॉ से निकालेंगे। क्या कहा था लेंजेस लॉ ने? लेंजेस ने इंड्यूस करंट फ्लो सच दैट इट अपोजेस द कॉज इन विच इट इज प्रोड्यूस। कॉज, जिस कॉज से प्रोड्यूस हो रही है, किस कॉज से करंट फ्लो कर रही है? हमने क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है तो उस वजह से फ्लो करती है। अगर नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो करंट इंड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज को अपोज करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चेंज हो रही है वो या तो बढ़ेगी या घटेगी। भाई किसी में चेंज दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट जाए और दूसरा तरीका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट रही है कि बढ़ रही है ये देखता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो मैग्नेट तो पास आ रहा है, तो मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा? इसको घटाने की कोशिश करेगा। तो घटाने के लिए क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा, तभी तो घटेगी। तो इसको दूर भगाने के लिए यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, तो यहाँ क्या डेवलप करेगा? साउथ पोल। तो थंब क्या बताता है? नॉर्थ पोल। तो हम अपनी फिंगर को ऐसा कर्ल करें कि थंब इधर आ जाए। तो हमने फिंगर को ऐसे कर्ल किया, थंब किधर आ गया? इधर हो गया। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। समझ आई बात? तो ये करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। अगर नॉर्थ पोल दूर जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ पोल के दूर जाने पे तो नॉर्थ पोल के दूर जाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगी। घटेगी तो क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर, ताकि बढ़ना हो, घटना हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साउथ पोल है, खींचने के लिए यहाँ साउथ पोल आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? नॉर्थ पोल आ जाएगा। ये आ गया खत्म। तो हम फिंगर को ऐसे कर करेंगे, थंब इधर जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ थंब जाना चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे। ये आ गया। ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो इस लेंजेस लॉ से करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, एक और रूल है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? इसकी हेल्प से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज अ रूल with the help of this rule we can determine the direction of induced current। हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम अपनी राइट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे।
ठीक, ये ऐसे देख लो, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, तीनों क्या करेंगे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। थंब जो है, एक मिनट, 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी और थंब जो है वो कंडक्टर के मोशन को बताएगी, और मिडिल फिंगर जो है वो बताएगी, क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो लिख लो इसको, लिख लो, राइट हैंड रूल, वी होल्ड राइट हैंड 4 फिंगर, राइट हैंड मिडिल फिंगर and right hand thumb in mutually perpendicular direction. 4 finger gives the direction of magnetic field, thumb gives the direction of motion of conductor and middle finger gives the direction of induced current। ठीक, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे क्या बोलते हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो हमें किसकी बात बतानी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो हम अपने राइट हैंड 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो 4 फिंगर ऐसे चलेगा। थंब क्या बताता है, मोशन, करंट ऐसे मूव कर रहा है, ये हो गया, तो मिडिल फिंगर क्या जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन समझ में आ रही है बात। इस तरीके से अगर हम इसको इधर मूव कराते तो करंट क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग घुमाते तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि अगर हम अलाउंग घुमाते तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होती इस वायर के बाद। भाई अगर ये क्लोज लूप भी तो बनेगा ना, ऐसे क्लोज लूप कहीं बैटरी के मतलब कहीं वो लगा होगा, करंट तभी फ्लो करेगी ना, क्लोज लूप होगा। तो ये ऐसे है, तो अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, लेकिन अगर इसी के अलाउंग फ्लो चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग चलेगा, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है वो चेंज नहीं होगी, तो इसलिए इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगी। या तो ये ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए, नहीं तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। उसके अलाउंग मूव करेगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फ्लक्स सॉरी जो मैग्नेटिक जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है कॉइल में, वो डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है वो किस रेट से चेंज हो रही है। किस रेट से चेंज होने का मतलब जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और इंड्यूस्ड करंट उतनी ज़्यादा फ्लो होगी। तो इस बात को लिख लो कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic field lines. If rate of change of magnetic field lines are fast, then potential difference is high and induced current is large. क्योंकि करंट बराबर क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, तो V ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंड्यूस्ड करंट क्या है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड जो हमारा एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन ये है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस पर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बना सकते हैं, और बड़ा ही क्रांतिकारी एक
एक प्रिंसिपल है, क्योंकि जनरेटर से हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। एक इलेक्ट्रिसिटी का एक डेवलपमेंट हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर को देखेंगे कैसे बनता है और कैसे काम करता है। थैंक यू।